गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में जहां हम हरियाणा की पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मेरे बच्चों जो हमने पढ़ा था वो हरियाणा के 18 राज्यपालों के नाम पढ़े थे। और उन राज्यपालों में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहा है, किस राज्यपाल की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो सिविल सर्वेंट अधिकारी भारत के अंदर रहा। बच्चों साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन से हैं। और वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ और हरियाणा के वो 18वें राज्यपाल कब नियुक्त किए गए। तो 18 के 18 राज्यपाल मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका था। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। 2-3 दिन के बाद अपनी क्लास हो रही है और आज अपनी 2 क्लास होगी मेरे बच्चों। तो दूसरी क्लास का जो टाइमिंग है वो आप लोगों को मिल ही चुका होगा, है ना। तो 2 बजे अपनी दूसरी क्लास होगी, है ना। तो सिलेबस की चिंता मत करना, काफ़ी बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ सिलेबस की चिंता करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहो, सिलेबस की चिंता मत करो। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस की ज़्यादा चिंता है, ये चिंता नहीं है कि मेरे कितना याद हुआ है अभी तक, कितनी मेरी प्रैक्टिस हुई है अभी तक, कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे स्ट्रोंग हुए हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन बस उनको एक ही चिंता खाई जा रही है कि सिलेबस कब होगा। तो सिलेबस बिल्कुल समय पे होगा, आपके पेपर से कई दिन पहले होगा, 2-3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इतना टाइम आपको सिलेबस के बाद रिवीजन का भी मिलेगा। मेरे बच्चों, हरियाणा के 18 राज्यपाल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि किसी भी प्रदेश के अंदर पैदा होने वाला जो व्यक्ति है ना, वो उस प्रदेश का कभी भी राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चों, यदि अपने हरियाणा का कोई व्यक्ति जो हरियाणा में पैदा हुआ होगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा का राज्यपाल तो नहीं नियुक्त किया जा सकता, लेकिन किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल तो जरूर नियुक्त किया गया होगा। तो ऐसे हरियाणा के अंदर कौन कौन सी शख्सियत हुई हैं, कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो हरियाणा में पैदा हुए और किसी दूसरे राज्य के क्या नियुक्त किए गए, राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो अब हम बात करेंगे हरियाणा के वो व्यक्ति हरियाणा के वो व्यक्ति जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो हरियाणा के उन व्यक्तियों को हम डिस्कस करेंगे जो दूसरे प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले बच्चों नाम आता है ऐसे व्यक्तियों में भगवत दयाल शर्मा का, नंबर 1 पंडित भगवत दयाल या भगवत दयाल शर्मा। मेरे बच्चों, पंडित भगवत दयाल शर्मा का जो जन्म हुआ था हरियाणा के अंदर, वो 26 जनवरी 1918 को हुआ था, बेरी गांव झज्जर के अंदर। झज्जर डिस्ट्रिक्ट का बेरी इलाका, और यहीं पर 26 जनवरी 1918 को भगवत दयाल शर्मा क्या बने थे, पैदा हुए थे। और हरियाणा के ये पहले मुख्यमंत्री रहे। पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ मेरे बच्चों आपको पता होगा कि यही वो व्यक्ति थे जिनको राष्ट्रपति ने किसी दूसरे प्रदेश का क्या नियुक्त किया था, राज्यपाल नियुक्त किया था। तो इनको राज्यपाल जो बनाया गया था वो कहाँ का बनाया गया था? बात करें 1977 से लेके 80 तक, तो 77 से लेके 80 तक ये उड़ीसा
के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। बात करें बच्चों 80 से 84 तक, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो पहले व्यक्ति हैं भगवत दयाल शर्मा, जो किसी दूसरे प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। भगवत दयाल शर्मा के बाद मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह। और सुल्तान सिंह जो हैं, इनका जन्म हुआ था निजामपुर माजरा गांव के अंदर। और निजामपुर माजरा जो गांव है मेरे बच्चों, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ठीक है, और सुल्तान सिंह को 1989 के अंदर, 1989 के अंदर त्रिपुरा का गवर्नर नियुक्त किया गया था बच्चों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सुल्तान सिंह जो निजामपुर गांव से आते हैं, इनको कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे लेट से जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रणजीत सिंह दयाल। रणजीत सिंह दयाल। और मेरे बच्चों रणजीत सिंह दयाल का जो जन्म हुआ वो कौन से जिले में हुआ? वो हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर। तो हरियाणा में कौन से जिले से इनका संबंध रहा है? कुरुक्षेत्र से। और रणजीत सिंह दयाल को राष्ट्रपति के द्वारा हम बात करें तो 1989-90 के अंदर मेरे बच्चों इनको पुद्दुचेरी, जिसे आप पांडिचेरी भी बोल सकते हैं, पुद्दुचेरी के गवर्नर नियुक्त किया गया था। और साथ के साथ 1990 में पुद्दुचेरी के बाद इनको अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल। मेरे बच्चों जो भी केंद्र शासित प्रदेश होगा ना, आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेशों का कभी भी राज्यपाल नहीं होता। केंद्र शासित प्रदेशों का जो रखवाला होता है वो आपका डिप्टी गवर्नर होता है, उपराज्यपाल। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा का एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों का मेरे बच्चों उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, वो कौन है? रणजीत सिंह दयाल हैं। रणजीत सिंह दयाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रणजीत सिंह दयाल के बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों चंद्रावती के बारे में। चंद्रावती का जो जन्म है वो डालावास गांव में हुआ था। और डालावास गांव चरखी दादरी, डालावास या डालावास, डालावास गांव चरखी दादरी में ये पैदा हुई चंद्रावती। और चंद्रावती जो है मेरे बच्चों, ये गवर्नर नियुक्त की गई थी कहाँ की? पांडिचेरी की।
पांडिचेरी की डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्होंने क्या किया है, काम किया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1990 के अंदर पांडिचेरी या पुदुचेरी की उपराज्यपाल और हरियाणा से एकमात्र ऐसी महिला हुई है जिनको किसी दूसरे प्रदेश का राज्यपाल या उपराज्यपाल बनाया गया हो, और वो है कौन, चंद्रावती। तो ध्यान रखना है, हरियाणा की एकमात्र महिला, एकमात्र है तो पहली भी यही होगी और आखिरी भी अभी तक यही है। तो हरियाणा की एकमात्र महिला जो किसी चाहे राज्य की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की, तो सीधी सी बात है बच्चों, राज्य का होगा राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश का होता है डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल। ठीक है, तो वो है चंद्रावती। चंद्रावती के बाद इस लिस्ट में पांचवा जो नाम आएगा वो आएगा प्रोफेसर गणेशी लाल का। ठीक है, प्रोफेसर गणेशी लाल। तो ये साल वगैरह याद रखने की जरूरत तो है नहीं, 77 से 80, 80 से 84। ठीक है, तो आपको काम की बातें जरूर याद रखनी है, यानी कि साल के नाम चाहे मत याद रखना कि कब से कब तक या कौन से वर्ष ये राज्यपाल रहे हैं, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है कि ये कौन से प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जैसे पंडित भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा और मध्य प्रदेश, सुल्तान सिंह बच्चो त्रिपुरा के गवर्नर, रणजीत सिंह पांडिचेरी और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल, चंद्रावती जो है वो पांडिचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त की गई। ठीक है, प्रोफेसर जो गणेशी लाल हैं ये सिरसा से मेरे बच्चों संबंध रखते हैं, सिरसा जिले में पैदा हुए और राष्ट्रपति के द्वारा इनको उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट नोट कीजिएगा मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सारे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई। गगन इंदौरा, सुरेश भाई में क्लास में होगा। ठीक है, बिल्कुल, अब डेली क्लास लेके धुआं उठा देंगे। ठीक है, और ऐसा धुआं उठा देंगे कि वो धुआं तुम्हारे लिए एग्जाम में बच्चों रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो पेपर में भी धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन मत लो तुम, बस तुम साथ मत छोड़ना, साथ बने रहना। और यदि साथ बने रहे RWA के साथ, मेरे साथ, तो मेरे बच्चों पंचकूला में HSSC के दर्शन जरूर करवा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट ही है जो आपका पेपर में साथ देगा। बाकी आपका कोई साथ देने वाला नहीं है पेपर में। पेपर में सिर्फ आपका कंटेंट ही काम आएगा। जिसने अच्छा कंटेंट, एरर फ्री कंटेंट, एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई की होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो मेरे बच्चों उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस पेपर के अंदर मिलेगा, उसे मजा आएगा। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद पांचवें नंबर पे, पांच तो हम पढ़ ही चुके होंगे, छठे नंबर पे छठी जो शख्सियत है जो किसी दूसरे प्रदेश की क्या बनी है, राज्यपाल या उपराज्यपाल, वो है हंसराज भारद्वाज। हंसराज भारद्वाज। ठीक है मेरे बच्चों, हंसराज भारद्वाज का जो जन्म हुआ
वो जन्म हुआ था गढ़ी सांपला में, जहां छोटू राम पैदा हुए ना वहीं पर ये पैदा हुए। गढ़ी सांपला रोहतक। और राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया केरल और कर्नाटक का राज्यपाल। केरल व कर्नाटक के ये क्या रहे मेरे बच्चों? गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे। तो साल वगैरह याद नहीं करने हैं, ठीक है। हंसराज भारद्वाज के बाद अगली जो शख्सियत है 7वें नंबर पे, वो है मेरे बच्चों आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और आचार्य देवव्रत मेरे बच्चों जो हैं, इनका जन्म हुआ समालखा के अंदर। और समालखा आप सभी को पता होगा कहाँ है सर? समालखा है पानीपत में। समालखा पानीपत के अंदर आचार्य देवव्रत पैदा हुए और कुरुक्षेत्र के अंदर जो गुरुकुल है, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, उसके ये संरक्षक रहे हैं। राष्ट्रपति ने मेरे बच्चों इनको नियुक्त किया हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर नियुक्त किए गए थे और हिमाचल प्रदेश के बाद आचार्य देवव्रत को भेज दिया गया गुजरात। तो हिमाचल प्रदेश के साथ बच्चों ये गुजरात के भी गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हरियाणा से ये शख्सियत हैं जो हरियाणा में पैदा हुई। तो हरियाणा में तो राज्यपाल या उपराज्यपाल बन नहीं सकती, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनको दूसरे क्षेत्रों का, राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। वाह भाई वाह रूबी, ये कैसे काम चलेगा? क्या पूछा था भाई अंकुश? क्या ब्लॉक कर दे? मैं समझा नहीं अंकुश, है ना। पता है क्या होता है ना, इस ऑनलाइन की दुनिया में जो कंटेंट वाले टीचर हैं उनको देख के थोड़े से लोग खुश कम होते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों में, बहकावे वाली बातों में जल्दी आता है बच्चा। जो लॉलीपॉप बातें की जाती हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि खूब मेहनत करो बच्चों, तो आपको ये लगेगा कि यार सर भड़क कर रहे हैं, मेहनत की क्यों कह रहे हैं हमें। और जो आपको ये बोल देगा कि बच्चों मोटी मोटी बातें पढ़ लो, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से नौकरी लग जाओगे, तो तुम्हें क्या लगेगा? अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ नौकरी मिल गई है, बस मोटा मोटा पढ़ना है। और यही कलयुग है मेरे बच्चों, ठीक है, कि कलयुग के अंदर सत्य को प्रूव होना पड़ता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन जो झूठ है ना उसको प्रूव नहीं होना पड़ता। वो झूठ बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलता है और लोगों के दिमाग में वो जगह बनाता चलता है, लोग उस झूठ के ऊपर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऐसा चलता रहता है, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे अंकुश भाई। और बहुत अच्छे रास्ते पे हम चले हुए हैं, नो डाउट। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कोशिश है मेरी करवाने की, और लगभग मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी तक भी करवाया है और आगे भी करवाऊंगा। चलेगा। अब मेरे बच्चों हम बात करेंगे कि जब भी राज्य के अंदर सिचुएशन सरकार के कंट्रोल में नहीं रहती है, कोई भी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद यदि किसी राज्य को अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकती हैं, तो मेरे बच्चों फिर राज्य के अंदर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को बोलकर राज्य आपातकाल लगवा दिया जाता है। और राज्य आपातकाल का जो प्रावधान है मेरे बच्चों, वो आर्टिकल 356 356 के अंदर है। और उस राज्य आपातकाल को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। तो अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे।
बच्चों हम बात करें तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 हमें जानकारी देता है राज्य आपातकाल की घोषणा। या राज्य आपातकाल का प्रावधान, ठीक है। और इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन मेरे बच्चों लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, ठीक है। राज्य की सारी जो काम करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को सौंप दी जाती है। राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है ना बच्चों, फिर सारी की सारी जो पावर है ना वो किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास वो सारी की सारी पावर आ जाती है। अभी तक हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 3 बार लगा है मेरे बच्चों। कितनी बार लगा है सर? 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में अभी तक लगा है। मतलब हरियाणा के अंदर सरकार जब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई होगी या सरकार गिर गई होगी, अल्पमत में आ गई होगी, तो राज्य आपातकाल लगने के कई कारण होते हैं। तो मेरे बच्चों हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा है ना वो कितनी बार लगा है, ये पेपर में पूछा जाता है कि अब तक हरियाणा बनने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा है सर 3 बार। मेरे बच्चों यदि हम बात करें कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन, मेरे बच्चों प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के अंदर वो 21 नवंबर के दिन लगा था। 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968। आपको पता होगा कि अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है, और उसके बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाना है राष्ट्रपति को तो फिर संसद के दोनों सदनों से वो बिल मेरे बच्चों पास करवाना पड़ेगा, फिर उसकी अवधि बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अधिकतम एक बार में 6 महीने तक। और पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा रहा था ना हरियाणा में वो 6 महीने ही लगा रहा था। तो इसकी जो अवधि है वो 6 महीने की रही। और ये अब तक हरियाणा में जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा उनमें सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन, तो पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा में सबसे लंबे समय तक। मेरे बच्चों यदि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है हरियाणा के अंदर तो राष्ट्रपति ने ही लागू किया होगा, सीधी सी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान लगा था? तो राष्ट्रपति थे उस समय बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब हरियाणा बना था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, अब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ने लगाया है तो शासन लगवाने के लिए सिफारिश किसने की होगी? राज्यपाल ने की होगी। तो हरियाणा का राज्यपाल मेरे बच्चों कौन था उस समय? राज्यपाल था BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती उस समय क्या थे? राज्यपाल हुआ करते थे। अब राज्यपाल ने यदि सिफारिश की है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू करने के लिए तो सीधी सी बात है
कि जो उस समय मुख्यमंत्री रहे होंगे उनकी या तो सरकार गिर गई होगी या वो अच्छे से शासन को नहीं चला पाए होंगे। तो मेरे बच्चों, राव बीरेंद्र सिंह उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 2 नवंबर 1967 को राव बीरेंद्र सिंह की सरकार गिर जाती है। यानी कि राव बीरेंद्र सिंह की सरकार गिरने का मतलब है कि उसके जो विधायक हैं वो उसका साथ छोड़ देते हैं, और साथ छोड़ देते हैं तो वो अपना बहुमत मेरे बच्चों खो देते हैं, और बहुमत खोते ही सरकार अल्पमत में आ जाती है। और जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा सिफारिश लगवाकर उस राज्य में लागू करवा दिया जाता है। तो 2 नवंबर 1967 को राव बीरेंद्र सिंह की सरकार गिरी। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे जब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के अंदर, वो कौन थे, यानी कि वो कौन मुख्यमंत्री था जो फेल हो चुका था बच्चों सिस्टम को चलाने में। तो वो मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह ने 2 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 21 नवंबर को राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हो जाता है। तो राव बीरेंद्र सिंह के समय ये क्या लगा था मेरे बच्चों, राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन कैसे समाप्त होगा, तो राष्ट्रपति शासन जब समाप्त होता है तो उसके बाद बच्चों चुनाव करवाने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि चुनाव करवा के ही, जब नई सरकार का गठन नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक लगा रह सकता है। और मेरे बच्चों, फिर राष्ट्रपति शासन हटवाने के लिए उस प्रदेश के अंदर दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं, नई सरकार का गठन किया जाता है, तब राष्ट्रपति शासन हटता है। तो जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और लागू होने के बाद जब ये हटा, तो सीधी सी बात है कि चुनाव होने के बाद ही हटा होगा, नई सरकार के गठन होने के बाद ही हटा होगा। तो बच्चों, पहले राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद यदि हम बात करें सरकार किसकी बनी थी, तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मेरे बच्चों, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनको नियुक्त किया था वो थे चौधरी बंसीलाल लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर समाप्त हुआ, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री बने, कौन बने, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल, ठीक है। अब देखिएगा मेरे बच्चों, राष्ट्रपति तो आप सभी को पता होगा कि इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं, है ना। वास्तविक शक्तियां तो किसके पास हैं, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के पास हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो प्रधानमंत्री को हम कैसे बच्चों भूल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री या उसकी परिषद। तो प्रधानमंत्री जो थे ना उस समय, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हुआ था। यहां तक सारी बातें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताइएगा। चलिएगा भाई, मैं तो नहीं बोलता कभी किसी को ब्लॉक करो, पढ़ने का सभी को, पढ़ने का सभी को मेरे बच्चों अधिकार है। कहीं से भी पढ़ो, लेकिन जहां अच्छा कंटेंट है वहां पढ़ो, ठीक है। तो मैं तो किसी के बारे में कोई भला बुरा बोलने वाला हूं नहीं, बिल्कुल खौफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल खौफ है और कंटेंट के ऊपर मेहनत
करने वाले नहीं हैं जो काफ़ी यूट्यूबर हैं। वो सिर्फ आपको जोड़े रखना चाहते हैं कि आप उनसे दूर ना हो, इसीलिए वो आपको कंटेंट नहीं देना चाहते। क्योंकि यदि आप नौकरी लग जाओगे तो आप उनसे दूर हो जाओगे, और यदि आप उनसे दूर हो जाओगे तो उनको समस्या बहुत ज़्यादा होगी। चलेगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन हम पढ़ते हैं। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में मेरे बच्चों लगा, वो 30 अप्रैल को लगा था। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून तक वो लगा रहा था। तीस अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। तीस अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 तक मेरे बच्चों वो लगा रहा था। हम बात करें तो ये सबसे कम अवधि वाला हरियाणा में राष्ट्रपति शासन रहा है। सबसे अधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन पहला था, तो मेरे बच्चों ये सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा। तो राष्ट्रपति मेरे बच्चों कौन थे? राष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती, ठीक है। राष्ट्रपति के साथ साथ हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो मेरे बच्चों प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। यदि हम बात करें कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, जिनके समय ये लगा था, तो मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। ये हरियाणा के चौथे सीएम रहे हैं। भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ, भिवानी जिले में मां नेहरू गांव, भिवानी का मां नेहरू गांव, और मां नेहरू गांव के अंदर ये पैदा हुए थे बनारसी दास गुप्ता, और इनके समय ये राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है मेरे बच्चों, हम बात करें तो उस समय राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे सर जय सुखलाल आथी। मैंने आपको चौथे नंबर पे पढ़ाया होगा गवर्नर के अंदर, राज्यपाल के अंदर जय सुखलाल हाथी। गुजरात से थे मेरे बच्चों जय सुखलाल हाथी। यदि मैं आपसे राज्य भी पूछना चाहूँ ना कि ये कहाँ से थे, तो ये गुजराती थे, जय सुखलाल हाथी। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति शासन जब समाप्त होता है तो चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद जो सीएम बने वो कौन बने थे? राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री जो बने मेरे बच्चों वो कौन बने? और राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री बने थे आपके चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मेरे बच्चों, दूसरे राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद। ठीक है, तो ये दूसरा राष्ट्रपति शासन सबसे कम अवधि वाला राष्ट्रपति शासन है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नवीन कुमार, देखिएगा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं,
आप एक ट्रस्टेड जगह पढ़ रहे हैं, और जो काफ़ी बच्चे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, कलयुग के अंदर झूठ के साथ ज़्यादा चलते हैं, सत्य के साथ बहुत कम चलते हैं, है ना। इसीलिए लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट कौन करता है? झूठ बोलता है ना। और आज एजुकेशन आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर क्या सिस्टम चला हुआ है। बस किसी के बारे में बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अंकुश ने बात की, नवीन ने बात की, संदीप ने बात की, दीपक ने बात की, बिल्कुल आप लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, अच्छे मैच्योर बच्चे हैं, खुद के दिमाग से सोचते हैं, तो आप लोग बच जाएंगे ऐसे लोगों से। तीसरा राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। तीसरा राष्ट्रपति शासन जो था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति शासन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तीनों के तीनों राष्ट्रपति शासन याद रख लेना। तीसरा राष्ट्रपति शासन, मेरे बच्चों तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा, वो 6 अप्रैल 1991 से 22 जुलाई 1991 तक रहा। 22 जुलाई 1991 तक। बात करें कि जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे बच्चों राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन उस समय राष्ट्रपति थे। बात करें तो मेरे बच्चों राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के 10वें राज्यपाल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, दनीक लाल मंडल। दनीक लाल मंडल ये 10वें राज्यपाल थे, और इन्हीं के समय तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बात करें मेरे बच्चों मुख्यमंत्री कौन था जिसके समय ये लगा था? तो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है बच्चों, बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, और या ऑप्शन में मिलेगा चंद्रशेखर। तो मेरे बच्चों जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय प्रधानमंत्री कोई और थे, और जब राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है तो उस समय प्रधानमंत्री कोई और थे। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, एक राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ तब प्रधानमंत्री थे, और एक जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है तब देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर थे, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन मेरे बच्चों जब समाप्त हो जाता है तो तीसरे राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद, एक बार नोट कर लीजिएगा फटाफट, नोट लिखने के बाद न लिखिएगा। पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। बनारसी दास गुप्ता कांग्रेस का ही था। बनारसी दास गुप्ता कांग्रेस का ही था। ठीक है, और यहां पर जो पार्टी थी वो जनता पार्टी थी मेरे बच्चों। चौधरी देवीलाल जब सीएम बनते हैं, तो पार्टी भी आप यदि नॉलेज के लिए पूछना चाहो तो मेरे से पूछ सकते हो।
नोट करने के बाद डन लिखिएगा बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मनीष लांबा, सबसे पहले राज्य आपातकाल पंजाब में लगा था। चलेगा, डन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब तीसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में हटता है तो तीसरे राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री कौन बने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल मेरे बच्चों। तो देखिएगा तीनों के तीनों ऐसे सीएम हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन जब समाप्त हुआ तो मेरे बच्चों समाप्ति के बाद जो 3 मुख्यमंत्री बने हैं उनमें तीनों के नाम के पीछे लाल है। पहला राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ तो बंसीलाल, दूसरा राष्ट्रपति समाप्त हुआ तो मेरे बच्चों चौधरी देवीलाल, और तीसरा राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ है तो भजनलाल। तो आसानी रहेगी याद करने में कि बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। ठीक है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि राज्य के अंदर राज्यपाल जो पहला नागरिक होता है और राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, संविधान की दृष्टि से सबसे ताकतवर है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से ताकतवर नहीं है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां जिस प्रकार से देश में बच्चों राष्ट्रपति के पास ना होकर प्रधानमंत्री के पास होती है, वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल के पास वास्तविक शक्तियां ना होकर किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास। तो अब हम राज्यपाल के बाद डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना, वो आप सभी को पता होगा मेरे बच्चों, वो कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर या सीएम। तो मेरे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा में अब तक 11 व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो हरियाणा में अब तक हरियाणा में अब तक 11 व्यक्ति क्या हुए हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, तो हरियाणा में अब तक हम बात करें तो 11 मुख्यमंत्री क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, वो राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है मेरे बच्चों, मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है, ये जो शब्द है इसका मतलब है कि जो मंत्री सबसे मुख्य होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे। जैसे हरियाणा में आप सभी ने देखा होगा कि मंत्री बहुत हैं। हरियाणा के अंदर कमल गुप्ता मंत्री है, हरियाणा के अंदर अनिल विज मंत्री है, हरियाणा के अंदर कंवर पाल मंत्री है। तो मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर मंत्री बहुत हैं, लेकिन उन सभी मंत्रियों में जो मुख्य होगा, जो मेन होगा, उसको हम नायब सिंह सैनी बोलते हैं, इसीलिए उसे मुख्यमंत्री बोला गया है। यानी कि मुख्यमंत्री खुद एक क्या होता है, मंत्री होता है।
और हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों अधिकतम 14 लोग जो है ना वो क्या बनाए जा सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, मंत्री। तो हरियाणा में अधिकतम मंत्री जो बनाए जा सकते हैं ना वो 14 बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक रूल है संविधान के अंदर कि चाहे हम राज्य की बात करें चाहे हम सरकार की बात करें केंद्र की, तो जितनी भी किसी राज्य के अंदर सीटें होती हैं विधानसभा की, उसका अधिकतम 15% क्या बनाया जा सकता है, मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। तो 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, तो 90 का 15% 13.5 होगा। तो 13.5 लोग तो हो नहीं सकते, या तो लोग 13 होंगे या 14 होंगे। तो अधिकतम जो है ना वो 14 लोगों को क्या बनाया जाता है मेरे बच्चों, मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। तो उन 14 मंत्रियों में जो सबसे मेन होगा, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जिसके बिना काम नहीं चलता, उसी को तो हम मेन बोलते हैं, मुख्य बोलते हैं। जैसे जिस घर में आप रहते हो उसमें कई आदमी होंगे, 5-7 सदस्य होंगे, लेकिन घर में सदस्य तो मुख्य एक ही होगा ना मेरे बच्चों। घर का मुखिया तो एक ही होता है। और मुखिया कौन होता है, जो घर को चलाता है, जो सारे के सारे घर को अच्छे तरीके से बांध के रखता है, जो कमाने वाला होगा, उसी को मुखिया बोलते हैं। अब घर में तुम्हें कौन मुखिया बोलता होगा, मेरे हिसाब से तो तुम मेन नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जब तुम नौकरी लग जाओगे, जब तुम कमाना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें मेन बोलना शुरू करेंगे, तब आप समाज के अंदर मुख्य कहलाओगे। तो मुख्यमंत्री का मतलब होता है जो सभी मंत्रियों में क्या हो, मुख्य हो, यानी कि मुख्यमंत्री भी खुद एक मंत्री होता है। हरियाणा में अब तक जो 11 लोग मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उनकी हम चर्चा करें तो मेरे बच्चों 5 जाट सीएम हुए हैं और 6 गैर जाट सीएम हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर भगवत दयाल शर्मा की। भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा का जो मेरे बच्चों जन्म हुआ है ना, वो बेरी के अंदर हुआ है। ये हम पढ़ ही चुके हैं, बेरी झज्जर के अंदर। भगवत दयाल शर्मा का यदि हम जीवन काल के बारे में चर्चा करें, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो 26 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ था। इनका यदि हम जीवन काल डिस्कस करें तो मेरे बच्चों 26 जनवरी के दिन ये पैदा हुए थे। 26 जनवरी 1918 से 22 फरवरी 1993, ठीक है। और रोहतक के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी मेरे बच्चों। जन्म बेरी झज्जर में हुआ था, मृत्यु बीमारी के चलते रोहतक में हुई थी, ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्टार्टिंग से ही एक फ्रीडम फाइटर थे। कई आंदोलन जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे, देश की आजादी से जुड़े हुए थे, उन स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर ये सक्रिय भूमिका में रहे थे, बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था। ठीक है बच्चों, 1962 के अंदर पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे और 1962 के अंदर जो पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, उन पंजाब विधानसभा के चुनावों में ये झज्जर से विधायक चुने गए थे। झज्जर से MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में बोल देते हैं विधायक, ठीक है। तो 1962 के अंदर पंजाब विधानसभा चुनाव के अंदर ये झज्जर से विधायक रहे, ठीक है बच्चों। 1962 के अंदर पंजाब सरकार में इनको मंत्री भी बना दिया गया फिर विधायक चुने जाने के बाद। और 1962 में जब ये विधायक चुने जाते हैं, पंजाब के अंदर पंजाब सरकार का गठन होता है,
तो श्रम व सहकारिता डिपार्टमेंट इनको सौंप दिया गया था। यानी कि कितने बड़े कद्दावर नेता हो गए आप खुद समझ लीजिएगा कि पंजाब सरकार के अंदर भी ये क्या थे, राज्य मंत्री थे। इनको स्टेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो जाता है। एक नवंबर 1966 और हरियाणा का गठन हो जाता है। तो हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो गठन के समय तो हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव नहीं हुआ तो बच्चों प्रधानमंत्री जो थी ऊपर वो इंदिरा गांधी थी। पूरे देश की कमांड इंदिरा गांधी के हाथ में थी और ये इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, बहुत चहेते थे। ठीक है। इंदिरा गांधी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। तो मेरे बच्चों इंदिरा गांधी के कहने पर भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री जो है ना वो नियुक्त किया जाता है। तो हरियाणा का गठन हो जाता है और गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री जो नियुक्त किए गए वो पंडित भगवत दयाल शर्मा नियुक्त किए गए। तो पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन हुए हैं मेरे बच्चों, ये हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहां से विधायक थे। तो गठन के समय इलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन जो इलेक्शन 1962 के अंदर पंजाब सरकार के लिए हुआ था तो बच्चों ये झज्जर से विधायक चुने गए थे। तो ये एमएलए तो थे ही। ठीक है। एमएलए तो थे ही पंजाब सरकार में। और जब मेरे बच्चों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है तब भी ये विधायक थे, लेकिन उस गठन के बाद हरियाणा में तुरंत चुनाव नहीं हुआ था। तो गठन के समय ये पंजाब सरकार के अंदर जहां से विधायक चुने गए थे वहीं से ये विधायक थे। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बार पंडित भगवत दयाल शर्मा जब हरियाणा के सीएम बने थे वो कहां से विधायक चुने गए थे, तो आप बोलेंगे वो झज्जर से विधायक थे मेरे बच्चों। कहां से थे, झज्जर से। ठीक है। यहां तक बताइएगा, फटाफट बताओ मेरे बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फटाफट डन लिखिएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा सिर्फ हरियाणा में एक बार मुख्यमंत्री हुए हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। चलेगा, डन हो चुका है, बहुत अच्छे। अब देखिएगा मेरे बच्चों, इनका जो कार्यकाल है वो आपको ध्यान रखना है। जीवन काल तो मैंने बता दिया ना आपको, 26 जनवरी 1918 से लेके 22 फरवरी 1993। कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल जो रहा है वो 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक। ठीक है। ये इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे रहा। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये उड़ीसा के गवर्नर बने 1977 से 80 तक। 1980 से 84 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। बच्चों गवर्नर का जो निवास स्थान होता है ना, रेजिडेंस ऑफ गवर्नर, उसे हम राजभवन बोलते हैं। जैसे हरियाणा के जो गवर्नर है वो कहाँ रहते हैं, वो चंडीगढ़ में रहते हैं। तो हरियाणा का राजभवन कहाँ होगा, चंडीगढ़ में होगा। तो मेरे बच्चों मध्य प्रदेश का राजभवन कहाँ होगा, जो उसकी राजधानी होगी यानी भोपाल में होगा। तो 1980 से 84 तक जब ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे, तो मेरे बच्चों उस दौरान इनकी पत्नी इनके साथ नहीं थी, क्योंकि इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। और पंडित भगवत दयाल शर्मा की पत्नी का नाम था सावित्री देवी। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हुए मध्य प्रदेश के राजभवन जो भोपाल के अंदर है वहां पर अपनी पत्नी की याद में एक कुंज बनवाया था और उस कुंज को बोलते हैं सावित्री कुंज। क्या बोलते हैं, सावित्री कुंज। तो आपको ध्यान रखना है, भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी होगी भोपाल,
भोपाल के राजभवन में सावित्री कुंज का निर्माण, सावित्री इनकी पत्नी का नाम था बच्चों, तो सावित्री कुंज का निर्माण, अपनी पत्नी की याद में इन्होंने सावित्री कुंज का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 22 फरवरी 1993 को रोहतक के अंदर, और रोहतक के जिस मेडिकल के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी वो 2009 के अंदर मेरे बच्चों यूनिवर्सिटी बनी, और उस यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी जानते होंगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS। तो रोहतक की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, इन्हीं के नाम। तो रोहतक की मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम रोहतक की मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम भगवत दयाल शर्मा के नाम पर, BD शर्मा PGIMS उसे बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। PGIMS की फुल फॉर्म होती है भगवत दयाल शर्मा के नाम पर। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके नाम पर रोहतक के PGIMS का नाम है, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर। ठीक है। हाँ, 8 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था उसको। बच्चों हम बात करें हरियाणा के दूसरे सीएम की, तो हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे राव बिरेंद्र सिंह। पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराकर पंडित भगवत दयाल शर्मा के विधायक अपनी तरफ खींचकर राव बिरेंद्र सिंह मेरे बच्चों जो हैं वो हरियाणा के दूसरे सीएम बनते हैं। राव बिरेंद्र सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। राव बिरेंद्र सिंह का जो जन्म है बच्चों वो नांगल पठानी गांव के अंदर हुआ था, और नांगल पठानी जो गांव है ये रेवाड़ी जिले का गांव है। तो रेवाड़ी के रहने वाले राव बिरेंद्र सिंह, नांगल पठानी के अंदर इनका जन्म हुआ। मेरे बच्चों यदि हम बात करें इनके जीवन काल की, यदि हम चर्चा करें तो 20 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। 20 फरवरी 1921। 20 फरवरी 1921 से लेके 30 सितंबर 2009, और इनकी जो मौत हुई थी, मृत्यु जो हुई थी वो मेरे बच्चों गुरुग्राम में हुई थी। ठीक है। जीवन काल के बाद यदि हम बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल इनका मुख्यमंत्री के रूप में जो शुरू होता है, कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में इनका शुरू होता है 24 मार्च 1967 से, और 24 मार्च 1967 से लेके 2 नवंबर, मैंने आपको बताया था ना राष्ट्रपति शासन जब लगा था 21 नवंबर को, तो उससे पहले 2 नवंबर को ये इस्तीफा दे चुके थे। तो 2 नवंबर 1967 तक, ठीक है, इन्हीं के समय क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। राव बिरेंद्र सिंह जो है बच्चों, इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी के ये क्या हैं, संस्थापक। यदि हम बात करें तो पार्टी का जो गठन हुआ था ना मेरे बच्चों, वो 1967 में हुआ था। पार्टी का गठन 1967 में हुआ था। और यदि हम बात करें चुनाव चिन्ह की, अब पार्टी है तो कोई ना कोई तो सिंबल होगा ना उसका, तो चुनाव चिन्ह था मेरे बच्चों सूरज या उगता सूरज। ठीक है।
मेरे बच्चों यदि हम बात करें कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी फिर राव बीरेंद्र सिंह ने कुछ सालों के बाद कांग्रेस में मिला दी थी। पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि कांग्रेस के अंदर इसका विलय कब किया गया, तो वो किया गया था 23 सितंबर। 23 सितंबर का दिन जो है ना, वो अहीर लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सभी के लिए होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे हम हरियाणा वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो 23 सितंबर 1978, 23 सितंबर हरियाणा वीर शहीदी दिवस, राव तुलाराम की शहादत का यह दिन है जब उनकी मृत्यु काबुल के अंदर हुई थी। तो मेरे बच्चों 23 सितंबर 1978 को ये पार्टी राव बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर मिला लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस के अंदर इसका विलय कर दिया जाता है। ये जो विशाल हरियाणा पार्टी है ना, ये हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी थी मेरे बच्चों, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। पार्टी आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्तर की भी होती है और अक्षेत्र स्तर की भी होती है। तो हरियाणा की ये पहली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी थी बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी थी, ठीक है ना, जिसका चुनाव चिन्ह सूरज था। पार्टी का गठन 1967 में हुआ। मेरे बच्चों जब ये सीएम बने थे तो इन्होंने अपनी पार्टी का गठन करके फिर सीएम बनने का काम किया था। और इससे पहले जो सरकार चल रही थी वो कांग्रेस की थी, पंडित भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस के थे। तो मेरे बच्चों ये जो व्यक्ति होंगे ये कांग्रेस के तो नहीं होंगे, ये कौन सी पार्टी के थे? विशाल हरियाणा पार्टी के। तो इस सरकार को, इस मुख्यमंत्री को हम क्या बोलेंगे? गैर कांग्रेसी बोलेंगे। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? राव बीरेंद्र सिंह हुए हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो अभी के लिए इतना सा, और 2 बजे फिर बच्चों मुख्यमंत्रियों को पढ़ना हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो जो आपकी क्लास पीछे 2-3 दिन नहीं हो पाई, उन क्लासों को हम 2-2 क्लास लेके बच्चों पूरी करेंगे। मंजी साहिब गुरुद्वारा बहुत जगह है, कोई एक जगह बता दो जी। भाई मुकेश उस वीडियो को अच्छे से सुनेगा, क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा। तो मैंने बार बार बोल रखा है कि मंजी साहिब गुरुद्वारे हरियाणा में कई जगह है, ऑप्शन देखकर आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि हनुमान मंदिर कहाँ है, तो हनुमान मंदिर तो भारत में बहुत सा जगह है मेरे बच्चों, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखोगे ना कि हनुमान मंदिर में सालासर दे रखा है, ठीक है मेरे बच्चों, या कोई आसपास का छोटा मोटा गांव दे रखा है, तो उसमें हम प्रेफरेंस के आधार पे चर्चा करेंगे। तो मेरे बच्चों मंजी साहिब गुरुद्वारे का जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। और ऑप्शन में सबसे पहले यदि आपको कैथल दिख जाए तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कैथल के नाम का गोला भर देंगे। कैथल ऑप्शन में नहीं दिखा तो अंबाड़ा आंसर होगा, अंबाड़ा आंसर होगा। तो अंबाड़ा और कैथल यदि दोनों ऑप्शन में नहीं है तो लाखन माजरा गांव रोहतक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये मैंने गुरुओं के हिसाब से भी बता रखे हैं आप लोगों को। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।